हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो आज साइंस के 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 5 है आपका, और अभी तक आपने सॉल्व ना किया हो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। साइंस का जितना से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस सेट करिए, और प्रैक्टिस सेट से ही आपका सीटेड आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं और स्टार्ट करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। कमेंट करिए कि आपको सीटेड प्राइमरी पढ़ना है या जूनियर पढ़ना है, और आपको सुपर टेट की तैयारी जिसको करनी है वो कमेंट करें, और साथ ही साथ शेयर करिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, तो जितने भी मैंने सीटेट के आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है, आप प्लेलिस्ट सीटेट की जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पूरा सीटेट की प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी गई है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है। दूसरी बात, और जितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए गए हैं उनको भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट डेली का डेली करते रहिए। 5 जुलाई को होना है एग्ज़ाम, तो होना है, जैसा होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो अब बहुत कम समय बचा है, 14 या 15 दिन, मान के चलिए 15 दिन बचा है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है 15-20 दिन में। तो स्टार्ट करते हैं साइंस। और दोस्तों जितना भी है सीटेट का मटेरियल वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है। तो रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है नीचे दिए गए हैं, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इन चरणों को सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले कचरे को गड्ढे में डालिए, तो ये पहला चरण नहीं होगा। ये सारे विकल्प सही हैं, इनको सही क्रम में लगाना है। इस टाइप के सीटेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन की सही क्रम में लगाइए। तो सारे विकल्प सही हैं, लेकिन आपको सही क्रम में लगाना है इनको। सबसे पहले क्या करेंगे आप, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। जो रेत है तली में गड्ढे की डाल दीजिए बिछाकर। फिर दूसरा, कचरे को गड्ढे में डालिए। जब रेत की परत में बिछाकर जो गड्ढे की तली है उसमें रेत की परत बिछा देंगे, उसके बाद कचरे को गड्ढे में डालिए। फिर आप क्या करेंगे, आप गड्ढे में केचुए डालिए। क्या करेंगे, फिर बाद में केचुए को गड्ढे में डालिए। फिर आपका लास्ट ऑप्शन, गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे में से पोल रखकर ढकिए। जो टाट का बोरा है या घास के बोरे हैं, उसको पोल थोड़ा हल्का सा उठा हुआ रख के ढकिए। तो ये सही क्रम होगा जब हम कचरे को खाद में परिवर्तित करने को, रसोई घर के जो जितना भी कचरा है उसको हम खाद बनाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले गड्ढे की तली में हम रेत को बिछाते हैं, उसके बाद गड्ढे में कचरा डालते हैं, उसके बाद हम गड्ढे में केचुए को डाल देते हैं। केचुए को डालने के बाद घास या टाट के बोरे को हम हल्का पोल रख कर ढक देते हैं। तो यही क्रम सही होगा, BADC सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी नहीं। ऑप्शन के अंदर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एनवायरनमेंट से हो, प्राइमरी लेवल का या सीटेड जूनियर लेवल का हो, तो ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन, तो जो कि कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको बारीकी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दो जीव अच्छे मित्र हैं, मतलब दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है।
जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? जब एक दूसरे पे पूरी तरह एक मित्र दूसरे मित्र पर डिपेंड होता है तो उसे कहते हैं सहजीवन, यानी साथ साथ जीवन यापन कहना सहजीवी कहलाता है। तो वही सहजीवन कहलाएगा। किस प्रकार का जीवन कहलाएगा उन मित्रों का? तो सहजीवन, साथ साथ जीवन को यापन करना सहजीवन कहलाता है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसी तरह कई ऑप्शन हैं। अगला क्वेश्चन, आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि ग्रास नली की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। जब आहार नली जो पाचन नली से निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करने लगता है, नीचे की ओर धीरे धीरे खिसकने लगता है, तो ग्रास नली यानी ग्रेसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। तो ग्रेसिका की भित्ति की जो पेशियां होती हैं संकुचित हो जाती हैं। तो ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो आमाशय खुलती है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में सुरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे क्रमानुकुंचन कहते हैं। इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में भोजन आमाशय में पहुंचता है। हमने कल ही बताया था आपको, ग्रसिका ग्रास नली, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। जो मेढक है और केचुआ है वो किससे शोषण करते हैं? अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा होती है। कैसी होती है उन दोनों जीवों की त्वचा? तो आर्द्र एवं श्लेष्मी। कैसी होती है? आर्द्र एवं श्लेष्मी त्वचा होती है मेढक और केचुए की, श्लेष्मी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर इन्वायरमेंट में पूछे जाते हैं और साइंस में भी। तो पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठांक प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। अंत में उसने इन पाठांकों को नीचे दर्शाई सारणी में लिखा। तो 8 बजे वो गया तो ओडोमीटर का पाठ्यांक कितना था? 78,752 था। 8:10 पे 78,758, तो कितना बढ़ा? ये 6 बढ़ा ना। कितना बढ़ा? 6 किलोमीटर बढ़ा। प्रति 10 किलोमीटर में अगर 10 मिनट की बात देखी जाए, 10 मिनट में प्रत्येक 10 मिनट में के अंतराल में देखा गया तो कितना बढ़ रहा था? 6 किलोमीटर पाठ्यांक ओडोमीटर का बढ़ रहा था, 6 किलोमीटर प्रत्येक 10 मिनट में। ठीक है। तो अब पूछा गया बस की समस्त यात्रा की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल थी। तो अगर जो बस की समस्त यात्रा की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल थी, क्या थी? तो आप फार्मूला लगाएंगे, आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे? औसत गति बराबर क्या होता है फार्मूला? कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। उसके बाद देखते हैं बस के द्वारा तय की गई कुल दूरी। जो बस के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? 78,806। टोटल पूरी दूरी बस के द्वारा कितनी तय की गई है? 78,806। और जो देखा गया है वो कितना था? स्टार्टिंग दूरी कितनी थी? वो थी 78,752। 78,806 थी आपकी कुल दूरी, यानी लास्ट की दूरी, और पहली दूरी क्या थी? 78,752। तो टोटल ये माइनस करोगे तो कितने किलोमीटर हुआ? 54 किलोमीटर। यानी लास्ट अंतिम छोर पे दूरी और स्टार्टिंग छोर पे दूरी जो थी, प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी माइनस कर लेंगे, यानी अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, तो अंतिम दूरी 78,806 थी, प्रारंभिक दूरी 78,752 थी। इसको माइनस किया, 54 किलोमीटर बची। तो बस के द्वारा लिया गया कुल समय कितना हुआ? 1 घंटा। 54 किलोमीटर हुई तो पूरा अगर घंटे की बात देखें तो 1 घंटा हुआ। प्रत्येक 10 मिनट में जा रही थी। टोटल कितना हुआ? 1 घंटा। लिया गया कुल समय कितना था? 1 घंटा। दिखा रहे हैं आपको कैसे 1 घंटा। 8 बजे चली थी, 9 बजे तक हर मिनट में देखा जा रहा था,
तो कितना हुआ था, 1 ही घंटा हुआ था। कितना हुआ, 8 से 9 बजे तक में 1 घंटा समय पूरा लगा टोटल। और प्रारंभिक दूरी 78,752 थी, अंतिम दूरी 78,806 थी। ठीक है, तो ऐसे किया, फिर माइनस किया तो कितना आ गया, 54 किलोमीटर आया और 1 घंटा कुल समय लगा था। कितना लगा था, 1 घंटे कुल समय। देख लीजिए अगला। तो अब इसको करेंगे औसत गति, मीटर पर सेकंड में हमको निकालना औसत गति। तो क्या करेंगे, 54 जो आपकी दूरी, कुल दूरी निकल के आई 54 गुणे 1000/3600, क्योंकि 1 घंटा बराबर कितना होता है, 3600 सेकंड के बराबर होता है। और 3600 सेकंड को हम जो किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के, तो मीटर में चेंज करना है हमको, तो 54 गुणे 1000 कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया। और 3600, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड के होता है, तो सेकंड नीचे रख दिया। यानी कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी 54 किलोमीटर लगी, और इसको हमको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना था, तो 54 गुणे 1000/3600 कुल समय था। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और कितने बार गया लमसम, 15 आ गया। सॉल्व करने पे 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हो गया 540, 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे 540 में जाएगा, तो 15 बार में जाएगा। ठीक है, 0 से 0 2 कैंसिल हो गए, तो 540/36 आ गया। तो 18 से काट लीजिए, 18 दूनी 36, 18 × 54, फिर आ जाएगा, कट जाएगा आसानी से। ठीक है, तो 15 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। या तो अगर आप विपरीत या विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे तो क्या अवतल दर्पण को उत्तल लेंस लेंगे, अवतल दर्पण के साथ उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण के साथ अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। जो खरीफ की फसलें होती हैं, धान हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, सोयाबीन, ये खरीफ की फसलों का समुच्चय है। खरीफ की फसलें वे फसलें होती हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं। किसमें बोई जाती हैं, जून जुलाई में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं तथा मानसून के बाद काट ली जाती हैं। धान, ज्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फसली पौधों, हम डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर करा रहे हैं, डायरेक्ट आपको आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे, तो आप आंसर पे फोकस करिए, क्वेश्चन और आंसर पे। फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो फसली पौधों के खरपतवार के प्रभाव पे विषय में दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो खरपतवार हो जाएंगे तो भाई कटाई में बाधा उत्पन्न करेंगे। ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, तो बात सही है, ये पादप की वृद्धि को प्रभावित कर देते हैं। अगर खरपतवार बीच में फंस गया तो जो पौधा बढ़ना होगा, वृद्धि करना होगा उसको, तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी बीच में फंसने के कारण। अगला, ये फसली पादपों से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। तो ये भी बात सही है। ये अगर जितना जल और खनिज, जितना पदार्थ आप डालेंगे तो खरपतवार भी उनको वो भी लेते रहेंगे उसी के साथ अपना आहार भोजन के रूप में। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट प्लांट हैं उनको वो पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसमें मिल रहा है तीनों, बी सी डी तीनों मिल रहा है, वही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम Al में पानी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में प्लस एल्युमिनियम Al डाला, Al2 की पन्नी डालते हैं, एल्युमिनियम की पन्नी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं, यानी NaOH के विलयन में हम एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं।
तो कोई गैस उत्पन्न होती है, कोई गैस उत्पन्न हो जाती है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है? तो रंगहीन भाई एल्युमिनियम आपका रंगहीन, तो रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली की नज़दीकी लाने का पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। जो माचिस की तीली को हम जब खींचते हैं तो जो पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है वही रंगहीन गंधहीन गैस जो जलती हुई माचिस की तीली की नज़दीकी लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है, वही गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये देखो क्रिया करके भी बताया गया है, देख लीजिए। एल्युमिनियम 2 मोल एल्युमिनियम लिया गया है, NaOH प्लस जल लिया गया, जल के साथ NaAlOH का होल 4 प्लस 3H2O बना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जली विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जो जलती माचिस की तीली की नज़दीकी लाने पर पॉप जैसी धुन उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जली विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है? तो नीले लिटमस को लाल रंग कौन कर देता है? सल्फर डाइऑक्साइड यानी आपका SO2। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 नीले लिटमस को लाल रंग कर देता है। तो यहाँ सूत्र देख सकते हैं, SO2 से क्रिया हुई प्लस जल H2O से, SO2 प्लस H2O बना H2SO4 सल्फ्यूरस अम्ल बन गया। H2SO3 क्या बन गया? H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बन गया। तो ये क्या कर देगा? जलीय विलयन नीले लिटमस रंग को लाल कर देता है। किसके कारण? ऑक्साइड उपस्थित होने के, अम्लीय ऑक्साइड उपस्थित होने के कारण ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है, जोड़ा है। युगल मतलब जोड़ा। तो खनिज और वन्य जीव, जो वन्य के जीव हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, खनिज भी हमारे विलुप्त होते जा रहे हैं और इनकी मात्रा कम होती जा रही है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का जोड़ा कौन सा युगल होगा? खनिज तथा वन्य जीव समाप्त होने की कगार पे हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं। जो विशेष क्षेत्र की स्पीशीज जातियां होंगी विशेष क्षेत्र की, वो विशिष्ट क्षेत्र में ही पाई जाएंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है? नीचे दिए गए युगलों में से जो लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित हैं वो है क्रोमोसोम तथा जीन। क्या होगा? क्रोमोसोम तथा जीन। जो नीचे दिए गए युगल में से कौन सा युगल लक्षणों का आनुवंशिकता से संबंधित है वो क्या है? क्रोमोसोम तथा जीन। क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम, गुणसूत्र तथा जीन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है? तो युगल लक्षणों में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र तथा जीन, इनका युगल लक्षण आनुवंशिकता से संबंधित था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है? तो कोशिका झिल्ली, सबसे पहले कोशिका झिल्ली का निर्माण, फिर क्रोमोसोम, फिर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये संयोजन जंतु कोशिका का संयोजन का सही क्रम है। कोशिका झिल्ली का निर्माण, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला देखते हैं। नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चयों पर विचार कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चयों पर विचार कीजिए।
तो कौन कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन देखें, बी अंडोत्सर्ग, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय। तो ये भाई समुच्चय जो है जनन से संबंधित है, अंडोत्सर्ग, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय। सी भी शुक्राणु वृषण, शुक्राणु नलिका, शिशन। तो ये अंडोत्सर्ग, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय ये स्त्री के जनन अंग हैं, और शुक्राणु वृषण, शुक्राणु नलिका, शिशन पुरुष के जनन अंग हैं। ठीक है। अगला ऋतुस्राव, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय। ये भी आपका गर्भाशय का ही, इसमें जनन स्त्री का ही अंग है, स्त्री के जनन का ही अंग है। डी ऑप्शन। तो बी और सी और डी जिसमें मिलता है वो बात सही है और सही क्रम में व्यवस्थित है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, सी तथा डी। बी, सी तथा डी हो जाएगा। टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? जो टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? आयोडीन की। किसकी उपलब्धता आवश्यक है? आयोडीन की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो तकनीकी कौशल अर्जित करना। जो टेक्निकल कौशल है, टेक्निकल स्किल है, तकनीकी कौशल अर्जित करना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तकनीकी कौशल अर्जित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 आपको पढ़ के जाना है सीटेट में। मैंने पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट है एनसीएफ, वो आपको पढ़ के जाना है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को विशेष विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। जो विषय है उसको सीखने सिखाने के लिए रचनावादी, क्रिएटिव माइंड, उपागम का अनुसरण करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण जो कोई पढ़ा रहा है, उसमें सिखा रहा है या सीख रहा है, उसके लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना अति आवश्यक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। जो उस शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त, यानी जो शिक्षार्थियों की आयु को दृष्टि में रखते हुए उनके बोधन स्तर में पहुंच के भीतर होना चाहिए। जितनी उनकी आयु है उनके अनुसार ही उनका कार्य, शिक्षण कार्य, उनकी पाठचर्या संज्ञानात्मक वैधता के आधार पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता? तो पक्षपाती राय। जब कोई पक्षपाती राय देता है तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित वो नहीं करता, जब पक्षपाती राय वो देता है। जब पक्षपाती अगर राय ना दी जाए, देखिए, पक्षपाती राय वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता। एक वैज्ञानिक स्वभाव वाले व्यक्ति की किसी भी वस्तु चीज के बारे में पक्षपात पूर्ण राय नहीं होती। पक्षपात करना पूर्ण राय नहीं होती है, पक्षपाती राय होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि जो शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें।
जो उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं, दैनिक जीवन से जो कि जुड़े हुए हैं, जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो एनसीईआरटी की बुक अगर देखेंगे आप तो उसमें दैनिक जीवन से ही जुड़े रहेंगे प्रश्न, लेकिन उन्हें हल पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है, जिससे बालक समझ के अपने माइंड को विकसित करे और विकसित करने के बाद उसे हल करने का प्रयास करे, उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करे। तो शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बस्ती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है। नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है। तो डी, थर्मामीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पठन करें। जो थर्मामीटर की जो मरकरी यानी पारा लगा होता है उसको दृष्टि रेखा, जहाँ दृष्टि रेखा के स्तर से लाकर पठन करें, जहां से देखा जा सके वहां पे लाके उनको पठन करें। यह ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो कक्षा 8 की पुस्तकों में एनसीईआरटी की जो अभ्यास होते हैं उनमें गतिविधि एवं परियोजना का भाग रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना, आहारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना, जो आहारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना ही उसका मुख्य उद्देश्य है एनसीईआरटी पुस्तकों का। अगला देखते हैं, विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। जो विज्ञान की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं विद्यालयों में, उसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अपने संज्ञानात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, जितना हो सके क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव स्किल से यानी सृजनात्मक ढंग से जो अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है उनको उस अवसर का लाभ उठाते हुए उस प्रदर्शन को अति सक्रिय बनाना, यानी प्रदर्शनी को प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराया जाएगा शिक्षक के माध्यम से, जिसमें वो सृजनात्मक कौशल का अपने विकास कर सकते हैं। तो अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, यह ऑप्शन सही होगा। अगला, विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रवों और गैसों द्वारा लगाया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निर्देशन पाठ देने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया है। तो इसमें क्या होगा, द्रव और गैस और दाब के प्रकरण को पढ़ाने। तो हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना, अपने हस्तपरक शिक्षार्थी की जो गतिविधियां हैं उनके बाद गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना उचित होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्षीय प्रश्नों की तकनीकी का के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो विज्ञान शिक्षण में तकनीकी रूप से प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है समस्या समाधान कौशलों का विकास करने में। जो किसी बालक को कठिनाई आ रही तो उसकी समस्या का को पता लगाना और उसका निराकरण करना और उपचार करना, वही समस्या समाधान कौशलों का विकास करने के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। ये चरण सही क्रम में नहीं है, अब इनको सही से सेट करना है। तो पहला है, ये सारे बातें सही हैं चारों पॉइंट, लेकिन सही से सेट करना है। तो पहला होगा, परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ को पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। जिसमें परीक्षण करना है उस पदार्थ को खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। अगला आपका खाद्य, पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा हो जाएगा, खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और परख नली को हिलाइए। दूसरे नंबर पे ये सेट होगा, पहले नंबर पे ये। तीसरे पे आपका हो जाएगा, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन को मिलाइए। तीसरे नंबर पे ये सेट। चौथे पे परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भली बात हिलाइए, चौथे नंबर पे ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति के परीक्षण के चरण
निम्नानुसार जो प्रोटीन की उपस्थिति के चरण परीक्षण करेंगे, प्रोटीन की उपस्थिति के परीक्षण के चरण निम्नानुसार हैं। तो पहला परीक्षण होगा, परीक्षण किए जाने वाले भोज्य खाद्य पदार्थ में थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बनाइए। अगला पॉइंट होगा, खाद्य पदार्थ को टेस्ट ट्यूब में लेकर उसमें 10 बूंद जल डालिए, फिर हिलाइए। अगला पॉइंट, इसके बाद कॉपर सल्फेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड को 10 बूंद परखनली में डालकर भली भांति हिलाइए। अगला पॉइंट होगा, अगर खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी रंग में बदलता है तो यह भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति इंगित करता है। तो ये चारों सही क्रम में आप सेट कर सकते हैं, आपको नॉलेज होगा तो डीपली होना चाहिए आपको नॉलेज सीटेट में, तभी आप ऑप्शन के अंदर ऑप्शन वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? तो आपको पुंकेसर जितने हैं तो ये दोनों ऑप्शन तो हटा ही दीजिए क्योंकि ये नर जननांग के पार्ट हैं। वर्तिका है तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी पुंकेसर मिल गया तो इसमें पुंकेसर, इनमें पुंकेसर, तो तीनों पार्ट हट जाएंगे, नर जननांग के हो जाएंगे। तो मादा जननांग के कौन से हो जाएंगे? वर्तिकाएं, अंडाशय एवं वर्तिका। वर्तिकाएं, अंडाशय एवं वर्तिका पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। वर्तिकाएं, अंडाशय एवं वर्तिका पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। ठीक है, तो पुंकेसर दिख जाएगा तो आपका नर जननांग हो जाएगा, नर भाग हो जाएगा पौधे का। फिर अगला देखते हैं, किसी अस्थि मतलब हड्डी, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? अगर किसी अस्थि को, किसी हड्डी को हमें गति प्रदान करनी है तो कितनी हड्डियों को संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए मदद मिलती है? तो 2 हड्डियां। कौन सी? 2। तो दो संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, 2 मांसपेशियां, जो 2 पेशियां होती है संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। देखिए, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए एगोनिस्ट की पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। एगोनिस्ट पेशियां काम करने वाली होती है, जबकि चोट को रोकने और हड्डियों को हलचल को नियंत्रित करने के लिए एगोनिस्ट और एटगोनिस्ट 2 हड्डियां होती हैं। जो मांसपेशियां एपोनिस्ट मांसपेशियों के विरुद्ध कार्य करती हैं। तो एगोनिस्ट, एटगोनिस्ट ये दोनों संयुक्त रूप से कार्य करती हैं और उसके एपोनिस्ट के विरुद्ध कार्य करती हैं। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है, जो जैविक रूप से। तो जैविक को निरूपण कौन करता है? ये बालू आ गया है तो जैविक रूप को निरूपण नहीं करेगा। इसमें भी पादप और इसमें भी घास, तो इसमें जली पादप तो होगा ऑप्शन, जैविक रूप से प्रभावित करते हैं। तो कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप का सही क्रम, कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। निवास स्थान के 2 यानी जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक और अजैविक 2 घटक होते हैं निवास स्थान के। जैविक घटकों में कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप आदि निवास करते हैं। तो कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप ये सब क्या हैं? आपके केवल जैविक अवयव के रूप में निरूपण करते हैं। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों लाइक करिएगा, लाइक तो बनता ही है। आधे घंटे से आपके लिए हम तत्पर रहते हैं, आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व कराते हैं, तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें सुपर टेट या सीटेट का जिससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में हम सारे लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं सारे प्रैक्टिस सेट। तो और दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, अगर टीचर वैकेंसी से रिलेटेड आपको प्रिपरेशन करनी है तो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।